हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, जितने भी टीचिंग एग्जाम है उनमें पूछी जाती है, उसके प्रश्नोत्तर के माध्यम से उसका अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा पढ़ने के योग्य हैं और जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का एक अपना अलग अनुभव होता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हम क्वेश्चन को किस तरीके से करना है वो सीख जाते हैं और जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, रिपीटेशन क्वेश्चंस जो होते हैं, वो भी कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो वो भी हमसे गलत नहीं होते। तो थ्योरी पढ़ने के साथ-साथ हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के माध्यम से हम शिक्षा मनोविज्ञान को सीखेंगे और जानेंगे कि कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं। अब मैं बात कहूँ कि भाई ये जो क्लास है वो कौन से स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये क्लास जितने भी अभ्यर्थी हैं जो रीट की, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एजुकेशनल साइकोलॉजी की, केबीएस की, सीटेट की, यूपीटेट की जो भी अध्ययन कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। सभी अध्ययन कर सकते हैं। देखिए, छोटा-छोटा यदि हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम आगे जाकर बहुत कुछ सीख सकते हैं और यदि हम एक साथ सीखने का प्रयास करेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों को याद करेंगे और बहुत सारी चीज़ों को हम भूल जाएंगे। तो धीरे-धीरे प्रैक्टिस करते हुए हमें आगे सीखना चाहिए। और अधिगम वाला जो टॉपिक होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी में, तो उसको बहुत अच्छे से हमें समझना भी ज़रूरी होता है। तो शुरुआत करते हैं हम। आज का जो सेशन है वह है शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र की जो एमसीक्यू हैं उनके क्वेश्चंस के बारे में हम अध्ययन करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में कुल कितने चरण हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये क्लियर होता है कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया था। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया है जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया है और संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के 4 चरण होते हैं। वह चरण है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रम भी पूछा जाता है। पहला है सेंसरी मोटर, दूसरा चरण होता है प्री ऑपरेशनल, तीसरा चरण होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और चौथा चरण होता है फॉर्मल ऑपरेशनल। चौथा चरण कौन सा होता है? फॉर्मल ऑपरेशनल। तो ये भी पूछा जाता है। तो हम इसको एक ट्रिक से याद रखते हैं जो मैंने लिखा है कि SPCF, इस ट्रिक के माध्यम से आप याद रखिए तो ये चारों चरण आपको याद हो जाएंगे। ये देखिए, बच्चे के जो मानसिक विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, उसका एक क्रम है, एज के अकॉर्डिंग है कि बच्चा जब छोटा बच्चा होता है तो उसमें सेंसरी मोटर मानसिक विकास होता है, फिर उसके बाद प्री ऑपरेशनल होता है, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होता है, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल होता है और उसके बाद मानसिक रूप से बच्चा क्या हो जाता है? परिपक्व हो जाता है और अपना जीवन जीने लग जाता है। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में कितने चरण हैं? 4 चरण हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे हम बात करें स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन तो ये क्लियर होता है कि BF स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी। इसका मुख्य तत्व क्या है? देखिए, स्किनर पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? पुनर्बलन के बारे में बताया। और वह पुनर्बलन जो बताया था वह ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के माध्यम से ही उन्होंने पुनर्बलन को परिभाषित किया था। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का जो मुख्य तत्व है वह क्या हो जाएगा? आपका पुनर्बलन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। देखिए, पुनर्बलन अगर पूछे, पुनर्बलन का कंसेप्ट, देखिए यहाँ से दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अगर पेपर में ये पूछा जाए कि पुनर्बलन का कंसेप्ट किसने दिया, तो वो तो दिया है BF स्किनर ने। और यदि ये पूछा जाए कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, तो वह सिद्धांत दिया है, पुनर्बलन के सिद्धांत के बारे में बात करें तो वह दिया है क्लार्क हल ने। किसने दिया है? क्लार्क हल ने। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पुनर्बलन का सिद्धांत दिया है क्लार्क हल ने और पुनर्बलन की जो कंसेप्ट है, संकल्पना है, वो किसने दी है? वह दी है स्किनर ने। आगे हम बात करें थॉर्नडाइक के अधिगम के किस नियम में प्रयास और त्रुटि को प्रमुखता दी गई है। देखिए, प्रयास और त्रुटि यानी प्रयास करो, गलतियां करो, उनसे सीखो। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वह होती हैं प्रयोग में। किसमें होती हैं? प्रयोग में होती हैं। तो थॉर्नडाइक के जो प्रयोग का नियम है, थॉर्नडाइक का जो प्रयोग है, ठीक है, कि प्रयास किया जाएगा और हम त्रुटियां करेंगे, फिर प्रयास करेंगे। तो ये प्रयोग के माध्यम से हमें क्या करना होता है? अभ्यास करना होता है। क्या करना होता है? अभ्यास करना होता है। तो थॉर्नडाइक का जो अभ्यास का नियम है उसमें प्रयास और त्रुटि की प्रमुखता दी गई है कि भाई अगर हम प्रयास करेंगे और त्रुटियों के माध्यम से हम सीखेंगे तो धीरे धीरे हमें इन चीज़ों का क्या होगा? अभ्यास होगा और अभ्यास होगा तो उसके द्वारा हम किसी भी चीज़ को हम सीख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, अभ्यास का नियम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, अभ्यास का नियम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में आईक्यू का पूर्ण रूप क्या है? देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईक्यू की फुल फॉर्म क्या है। तो आईक्यू की फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस क्विसेंट। इंटेलिजेंस क्विसेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए पहला ऑप्शन है इंटेलिजेंस कोटा, ये नहीं होगा। इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ये भी नहीं होगा। और इंटेलिजेंट क्विसेंट ये होगा, और इंटेलिजेंट क्वालिटी ये नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास सिद्धांत में कौन सी अवधारणा प्रमुख है? देखिए वाइगोत्स्की ने सामाजिक विकास सिद्धांत दिया है और इसमें सबसे ज्यादा सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में बताया है। देखिए अनुकरण के बारे सीखने के बारे में बताया है अल्बर्ट बंडूरा ने। अनुकरण के सीखने के बारे में बताया है अल्बर्ट बंडूरा ने। और वाइगोत्स्की ने किसके बारे में बताया? सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में बताया है। तो आत्म साक्षात्कार इसका आंसर नहीं होगा, अनुभव सिद्धि नहीं होगा, अनुकरण नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा सामाजिक अंतःक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम असमर्थता लर्निंग डिसेबिलिटी से प्रभावित छात्र को पढ़ाने के लिए कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है? मान लीजिए कोई छात्र ऐसा है जो सही तरह से सीख नहीं पा रहा, तो उसको अधिगम असमर्थता कहते हैं। अगर हम उस बच्चे को सिखाना चाहते हैं तो यदि किसी भी बच्चे को व्यक्तिगत मार्गदर्शन दिया जाए, क्या दिया जाए? व्यक्तिगत मार्गदर्शन दिया जाए, तो वह बच्चा जो है वो आसानी से सीख सकता है। तो इस कठिन अभ्यास इसका नहीं होगा, व्यक्तिगत मार्गदर्शन सही है। सामूहिक शिक्षा में भी वह, क्योंकि अधिगम असमर्थ है तो सामूहिक शिक्षा में भी नहीं सीखेगा। अनुशासनात्मक शिक्षा में तो वह अपने आप को और दबाव में महसूस करेगा। यदि बच्चा अनुशासन में रह रहा है तो अपने आप को और दबाव में महसूस करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में नैतिक विकास की अवधारणा। देखिए नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वह कोहल वर्ग ने दिया था। किसने दिया था? कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो नैतिक विकास की जो अवधारणा है वो किसने दी है? कोहल वर्ग ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, सजगता अलर्टनेस किस प्रकार के अधिगम को इंगित करती है? यानी कि सजगता है तो वह अलर्टनेस किस प्रकार के अधिगम को, यदि कोई व्यक्ति सजग है तो वह संवेदनात्मक रूप से, यानी कि संवेदनाओं का अपना इस्तेमाल करता है। किसका इस्तेमाल करता है? संवेदना का इस्तेमाल करता है। तो संवेदनात्मक रूप से वह स्ट्रांग होता है। और जो व्यक्ति संवेदनात्मक रूप से स्ट्रांग होता है तो वह संवेदी अधिगम के माध्यम से अपनी सजगता को क्या करता है? इंगित करता है। तो मानसिक अधिगम नहीं होगा, इसमें संवेदी अधिगम होगा। और सामाजिक अधिगम नहीं होगा, शारीरिक अधिगम नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, कौन सा अधिगम सिद्धांत सामाजिक शिक्षा पर बल देता है? कौन सा अधिगम सिद्धांत सामाजिक शिक्षा पर बल देता है? तो जो अधिगम सिद्धांत सामाजिक अधिगम सिद्धांत होगा, समाज के बारे में सिखाने पर बल देगा, वही अधिगम सिद्धांत सामाजिक शिक्षा पर बल देगा। और देखिए जीन पियाजे मानसिक विकास सिद्धांत की बात करता है, तो यह संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है। थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत मतलब प्रयास करके अभ्यास के माध्यम से सीखने पर जोर देता है। बांडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत समाज के बारे में सीखने का जोर देता है कि समाज को देखकर बालक जो है अनुकरण के माध्यम से सीखता है। स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत पुनर्बलन के माध्यम से सीखने पर बल देता है। तो ये इसका राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये पूछ रहा है सामाजिक शिक्षा पर बल देता है। तो सामाजिक शिक्षा हमें समाज में रहकर ही प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। नेक्स्ट है, मोटिवेशन प्रेरणा किस मनोवैज्ञानिक तत्व से संबंधित है? देखिए प्रेरणा जीवित जीवों में पाई जाती है। प्रेरणा किस में पाई जाती है? जीवित जीवों में पाई जाती है। और जीवित जीव जो होते हैं वह जैविक होते हैं, अजैविक नहीं होते हैं। अजैविक वस्तुओं में प्रेरणा नहीं मिलती है, यानी वे वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं है उनमें प्रेरणा नहीं होगी, जिनमें जीवन है उनमें प्रेरणा पाई जाती है। तो प्रेरणा एक जैविक तत्व है जिसमें संज्ञानात्मक, भावात्मक, सामाजिक सभी तत्व समाहित हो जाते हैं। तो मोटिवेशन प्रेरणा किस मनोवैज्ञानिक तत्व से संबंधित है? वह जैविक तत्व से संबंधित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है, इसको याद रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम को पुनर्बलन के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन करने पर बल दिया? अभी अभी हम बता रहे थे कि स्किनर ने पुनर्बलन के माध्यम से सीखने पर जोर दिया। और पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है? क्लार्क हल ने दिया है। तो इसमें स्किनर का कंडीशनिंग ऑपरेंट थ्योरी है, उस ऑपरेंट थ्योरी के माध्यम से पुनर्बलन के माध्यम से सीखने पर जोर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। जीन पियाजे ने, अगर हम पूछे जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया है। कोलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत दिया है। और जेरोम ब्रूनर ने निर्मितवाद सिद्धांत दिया है, यानी उसमें ज्ञान की क्या की जाती है? रचना की जाती है। तो जीन पियाजे का कौन सा सिद्धांत हो गया?
जीन पियाजे का हो गया संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, कोहलर का नैतिक विकास सिद्धांत और जेरोम ब्रूनर का निर्मितवाद। जेरोम ब्रूनर का क्या है? निर्मितवाद। आगे हम बात करें बालकों में भाषा विकास का क्रम सही रूप से किसके द्वारा वर्णन किया गया। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने भाषा विकास सिद्धांत दिया, वाइगोत्स्की ने भी दिया है, स्किनर ने भी दिया है और पियाजे ने भी दिया है, लेकिन सबसे अच्छा जो भाषा विकास सिद्धांत दिया है वह दिया है नोम चॉम्स्की ने। किसने दिया है? नोम चॉम्स्की ने। तो यही कारण है कि भाषा विकास सिद्धांत के रूप में प्रमुख मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है? नोम चॉम्स्की को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे हम बात करें किस सिद्धांत के अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक विकास क्रमिक और चरणों में होता है। ध्यान दीजिए, जब भी संज्ञानात्मक शब्द की बात आ जाए तो संज्ञानात्मक शब्द में हमें हमेशा याद रखना है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया है जीन पियाजे। किसने दिया है? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया है। और संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल मोटर, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। तो SPCF से हम इन्हें याद करते हैं। तो ये क्रमिक रूप से संज्ञानात्मक विकास के चरणों में होता है। तो यह दिया गया है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में, और ये किसने दिया है? जीन पियाजे ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन से अधिगम सिद्धांत में बिल्डिंग ब्लॉक्स का उपयोग किया जाता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स का उपयोग जिसमें खोज की प्रक्रिया या अनुमान की प्रक्रिया शामिल होती है, उनमें बिल्डिंग ब्लॉक सिद्धांत का उपयोग किया गया है। और यह सिद्धांत है ब्रूनर का डिस्कवरी अधिगम सिद्धांत। कौन सा है? ब्रूनर का डिस्कवरी अधिगम सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है किस शिक्षा मनोविज्ञानी ने समायोजन और अधिकरण अवधारणाओं को महत्व दिया है। तो जीन पियाजे ने। किसने? जीन पियाजे ने। हमें डायरेक्ट याद रखना होगा। जीन पियाजे ने समायोजन और अधिकरण की अवधारणाओं पर क्या दिया है? बल दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं किस प्रकार की प्रेरणा अंदरूनी रुचि और व्यक्तिगत संतुष्टि से प्रेरित होती है। तो देखिए अंदरूनी रुचि के बारे में बात करते हैं तो आंतरिक रूप से संतुष्टि के बारे में बात हो रही है। तो वह होगी आपकी आंतरिक प्रेरणा। क्या होगी? आंतरिक प्रेरणा। बाहरी प्रेरणा इसका राइट आंसर नहीं होगा। आंतरिक प्रेरणा सही है। सकारात्मक प्रेरणा, सकारात्मक प्रेरणा भी मतलब अंदरूनी और बाहरी दोनों होती है। नकारात्मक प्रेरणा भी अंदरूनी बाहरी दोनों होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आंतरिक प्रेरणा। आगे हम बात करें आत्म साक्षात्कार की अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक ने दी। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी स्वयं का आकलन करना, स्वयं के बारे में जानना, पहचानना। और यह सिद्धांत, यह बात आती है मानवतावादी सिद्धांत में। किसमें आती है? मानवतावादी सिद्धांत में इस अवधारणा को दिया जाता है। और मानवतावादी सिद्धांत में अवधारणा को देने वाले व्यक्ति हैं अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो ने मानवतावादी सिद्धांत दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है अधिगम का अनुकरणात्मक सिद्धांत, अनुकरण के माध्यम से सीखना। तो अनुकरणात्मक सिद्धांत के बारे में बताया था अल्बर्ट बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख कार्य क्या है। देखिए शिक्षक की दक्षता बढ़ाना नहीं, यह शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की दक्षता बढ़ाने पर जोर नहीं देती है, मतलब सहयोगी होती है लेकिन इसका मुख्य कार्य नहीं है। बालक के मानसिक विकास का अध्ययन करना। देखिए हम जितने भी शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ते हैं उसमें सारी बातें बालक को ध्यान में रखकर ही पढ़ी जाती हैं। सिलेबस भी बनाया जाता है तो बालक के अनुसार ही बनाया जाता है। बालक की रुचि अभिरुचि को ध्यान में रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। शिक्षण सामग्री तैयार करना। शिक्षा मनोविज्ञान सहयोगी शिक्षण सामग्री पर प्रमुख कार्य इसका नहीं है। विद्यालय प्रबंधन में सुधार इसका प्रमुख कार्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है सार्थक अधिगम के सिद्धांत को किसने दिया। तो देखिए सार्थक अधिगम का जो सिद्धांत है वह आशुबेल ने दिया था। किसने दिया था? आशुबेल ने सार्थक अधिगम सिद्धांत दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आशुबेल। राइट आंसर क्या होगा? बी। आशुबेल। तो इस तरह से हमने जो 20 प्रमुख जो शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न हैं उनका अध्ययन किया। देखिए धीरे धीरे मैं सभी स्टूडेंट को बताना चाहूँगा कि हम जब भी शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास लेंगे, क्वेश्चन प्रश्नोत्तरी होगी, तो 20 क्वेश्चनों की हम क्लास लेंगे। इनके माध्यम से देखिए छोटे छोटे अगर हम स्टेप लेंगे तो हम बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने हम आसानी से सीख जाएंगे। तो 20-20 क्वेश्चनों के माध्यम से हम प्रैक्टिस करेंगे और इन प्रैक्टिस के माध्यम से आपको एक एजुकेशनल साइकोलॉजी में एक अलग कॉन्फिडेंस विकसित होगा। और एजुकेशनल साइकोलॉजी के क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में, वो सारे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं ये कहूँगा कि भाई जो भी स्टूडेंट टीचिंग एग्जाम की, टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी टेट एग्जाम हो,
तो उन सभी टेट एग्ज़ाम के लिए सारे जो प्रश्न हैं वह इम्पोर्टेंट हैं। कुछ क्लासेस पहले ली गई हैं, उनको ज़रूर देखिए। प्लेलिस्ट में आप जा सकते हो शिक्षा मनोविज्ञान के क्वेश्चन की प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पर आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। और जो भी स्टूडेंट अलग-अलग सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, तो जिनके लिए अलग-अलग क्लास इम्पोर्टेंट है, उन क्लास को भी आप देख सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको क्लास ये समझ में आई होगी। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने दोस्तों तक शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।